हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन, जिसमें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज इस एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगी। हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, उसके फॉर्मूला सीखने वाले हैं एंड डायग्राम्स को पढ़ने वाले हैं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली एन इंटरेस्टिंग सेशन। प्लीज इस सेशन को एंड तक जरूर से देखिएगा, लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, बिकॉज एट एंड पॉइंट्स अगर हम बात करें, जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो इस टाइप के सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जिसमें आप एक ही क्लास में पूरा चैप्टर पक्का कर लेते हैं। और जहां पर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की, तो यार इससे मस्त चैप्टर तो आपको लगने ही नहीं वाला कोई एट द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, तो भी आपके लिए ये सेशन बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो भी आपका बहुत मस्त बेटा एकदम रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना किसी फर्दर डिले के साथ। एक बार अपनी एंड से बेटा सेशन को शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि आपकी मैम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। ऐसे ही प्रूफ आपको मैं देती रहूंगी, ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सफर के साथ, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, जब अगर हम बात करें, जब चार्ज मूव करता है तो उसके मूवमेंट की वजह से बेटा करंट आता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म चैप्टर में कि मूविंग चार्जेस के आसपास विसिनिटी में क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, राइट। तो यही तरीका बेटा सोचा गया कि अगर मूविंग चार्जेस के आसपास विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण, क्या वहां पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है? इसी का जन्म हुआ इस चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। कोई भी अगर एरिया है, उसको परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सेम गोज विद मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर आपके पास कोई एरिया परपेंडिकुलर रख दे मैग्नेटिक फील्ड के, और उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बिल्कुल आप कोरिलेट करके समझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ वाला, तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आएगा, दैट इट इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया एंड कॉस ऑफ थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज बेटा आपके पास समटाइम्स कुछ ऐसा केस आ जाए जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में भी घबरा नहीं जाना है बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें, एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा बेटा, दैट विल बी बी कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला ओनली, बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम इस चैप्टर में चलें बेटा, कुछ लॉज रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी आता है। फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की, तो बेटा आपने यहाँ पर अभी अभी देखा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला बेटा ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहला ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी हुई ना, ए क्या है, एरिया, और थीटा क्या है बेटा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन माने कि आपके पास जो एरिया है वो विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास जो एरिया है वो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से अलाइंड है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, या फिर सिंपली एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, एरिया या थीटा, इनमें से कुछ भी चेंज होगा, तो आपके पास फ्लक्स में चेंज आएगा। इस बात को आपको पकड़ लेना है, इस बात को आपको पकड़ लेना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, कि अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसका रीजन 3 हो सकता है, या तो बी में चेंज आया होगा, या तो एरिया में चेंज आया होगा, या उसके ओरिएंटेशन में चेंज आया होगा, यानी कि थीटा में चेंज आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन में सबसे पहला लॉ आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आएगा, जिसका रीजन 3 हो सकते हैं, बी में चेंज, ए में चेंज, या थीटा में चेंज, तो बेटा उस सर्किट में देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस मतलब जबरदस्ती उसमें पैदा होगा एक ईएमएफ। ईएमएफ क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वी नो दिस थिंग कि इफ देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट तो आना ही है बॉस। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ कॉइल और अ सर्किट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, उसमें क्या एसोसिएटेड हो जाएगा, क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बताता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ईएमएफ के बारे में बताता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव का साइन क्या सिंबलाइज करता है अभी बताऊंगी, ठीक है, तो अभी बने रहो, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें बेटा, जो ईएमएफ आया वो आया माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। फर्दर बेटा अगर हम फाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब अगर तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है तो डीबी बटा डी रहने देना, ए और कॉस थीटा को बाहर निकाल देना। अगर एरिया में चेंज है तो बेटा बी को बाहर निकाल दे, कॉस थीटा को बाहर निकाल दे, डी ए बाई डी टी कर दीजिएगा। और अगर आपके पास ओरिएंटेशन में चेंज है तो बेटा थीटा की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है। थीटा को आप फर्दर ओमेगा इंटू टी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बेटा देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये एक नेगेटिव का साइन दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव का साइन के बारे में इन डिटेल बताने के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, उनका नाम क्या था, लेंज था। उनका नाम क्या था, लेंज था। तो हम यहाँ पे बेटा पढ़ेंगे क्या, लेंज लॉ के बारे में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट, लेंज लॉ। लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेंज लॉ क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा इसको। क्या बोल रहे हैं लेंज लॉ में, हमने पढ़ा दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, या फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, ये चीज हमको पता है बेटा। हमने पढ़ा ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब अगर हम बोलें कि सर्किट में ना इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आया है, तो वो सर्किट चाहता नहीं है कि उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आए। वो उसको क्या करता है, वो उसको अपोज करता है। वो उसको क्या करता है, वो उसको अपोज करता है। इसी ऑपोजिशन को बेटा ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा उसके साथ एसोसिएटेड जो ईएमएफ या फिर करंट आएगा सर्किट में, बेटा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो इसके चेंज को क्या करे, अपोज करे। क्या करे, अपोज करे। तो ना लेंज लॉ में एक नारा है बहुत फेमस, लेंज लॉ का एक बहुत फेमस नारा है बेटा, पास आएगा तो आने नहीं दूंगा, दूर जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें, लेट अस सपोज, लेट अस टेक अ केस, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको केसेस इसके बताती हूँ। इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट स्टेट्स दैट पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज such that it tends to produce a current which opposes the change in the magnetic flux that produces it। ये इस तरीके से बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है किसी सर्किट में जो कि अपोज करता है इसी के रीजन को, जो टेंड करता है, अपोज करता है बेटा, जिसकी वजह से ये बना होता है उसको। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया, देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, ये क्या चाहेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी तो उसको रिड्यूस करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी तो उसको इंक्रीज करो। ऑलवेज अपोज करेगा, ऑलवेज अपोज करेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, फिर आपको मस्त एकदम समझ में आएगा। चलिए, लेट अस सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का केस है, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये है नॉर्थ और ये है साउथ। बेटा नॉर्थ से हमेशा हमें करंट कैसा दिखता है और साउथ से हमेशा हमें करंट कैसा दिखता है, बोल। नॉर्थ से करंट दिखता है हमें एंटी क्लॉकवाइज और साउथ से दिखता है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आप 10वीं कक्षा में पढ़ के आते हैं, याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर लेना। एस को ऐसे बनाते हो ना, तो बेटा ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करती है। और एन को थोड़ा साइड में बना दो तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से करंट दिखता है क्लॉकवाइज। अब जस्ट इमेजिन वन थिंग, है ना, एक चीज इमेजिन कीजिए कि हम ना किसी बार मैग्नेट को
इस कॉइल के पास लेकर आ रहे हैं। बेटा जब हम इस बार मैग्नेट को v वेलोसिटी से इस कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं तो इसके साथ एसोसिएटेड क्या है, बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स आउटर सर्किट में जाती है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड जाती है साउथ टू नॉर्थ। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। ये क्लोज लूप्स बनाती हैं, ठीक है, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं बनाती हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इधर देखें बेटा, तो जैसे जैसे बेटा ये इसके पास जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक्ड होगी इसके साथ, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक्ड होगी इसके साथ तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ओके, अब इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो वो इस चेंज को क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। ऑपोजिशन कैसे दिखा सकता है वो, बेटा इस सर्किट में जो इस फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा, उसकी डायरेक्शन वो इस तरीके से कर देगा ताकि वो इसको क्या कर सके, अपोज कर सके। अब सोचो अगर ये नॉर्थ है और ये अपनी इस साइड को नॉर्थ बना लेगा तो ये ऑपोजिशन ही तो कर रहा है ना। और नॉर्थ से कैसा दिखेगा बेटा करंट, बोलो, नॉर्थ से कैसा दिखेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा, दिस इज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ये इंड्यूस करंट है बेटा। इंड्यूस करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इंड्यूस करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो यहाँ पर जब ये बार मैग्नेट इसको अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पे बेटा ये क्या हो रहा है, दिस इज एन ऑपोजिशन। एंड ऑपोजिशन के केस में हम क्या बोलेंगे, ये कैसे फ्लो कर रहा है करंट, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस बार मैग्नेट को दूर लेकर जाए, लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेकर जाना चाहती हूँ, तो बेटा मैं दूर लेकर जा रही हूँ तो लेंज लॉ क्या कहता है, दूर जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। तो इस केस में बेटा जब ये दूर जाएगा तो ये साइड क्या बन जाएगी, साउथ बन जाएगी, और साउथ से करंट क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। सो आई एम होपिंग दैट कि आपको ये चीज बहुत एकदम बढ़िया तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। चलिए, सो कॉइल फेसिंग बिहेव्स एज नॉर्थ टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। ईएमएफ इंड्यूसेस माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इट इज इंडिकेटिंग लेंज लॉ। फिर आता है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। देखो अब ईएमएफ तो निकाल लिया, अब अगर हम बात करें किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कितना इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो कैसे निकालूंगी, डेल फाई बाय डेल टी करके निकालूंगे, बोलो, डेल फाई बाय डेल टी करके निकालूंगे। सो वहां पे आ जाएगा आपके पास फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विच इज व्हाट, टाइम इंटरवल, ठीक है। सो यहाँ से बेटा ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो ईएमएफ है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल फाइनाइट है हमारे पास, ठीक है। अगर यहीं पर बेटा आपसे इंस्टेंटेनियस के बारे में पूछ लिया जाता तो इंस्टेंटेनियस के केस में डेल्टा नहीं आता है, उसमें डी बाई डी टी आता है, वहां पे डी टी का कॉन्सेप्ट आता है जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपके पास ना इंड्यूस्ड ईएमएफ किस किस वजह से आ सकता है, बेटा ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी था, तो अब अगर मैं इस केस में बात करूं, है ना, इफ आई टॉक टू यू इन दिस केस, बेटा इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को रखे हैं, और ये जो हमने यहाँ पर शेप लिया है उसका जो एक साइड है ना बेटा वो मूवेबल है, वो क्या है, मूवेबल है। लेट्स सपोज अगर हमने कोई ऐसा रेक्टेंगुलर सा लूप लिया है तो रेक्टेंगुलर लूप की 3 साइड तो फिक्स है, बट उसकी एक साइड क्या है बेटा, मूवेबल है। एक साइड क्या है, मूवेबल है। वो कौन सी साइड है, दैट इज दिस साइड। बेटा मैं इसको जैसे जैसे मूव करूंगी तो यानी कि मैं एरिया की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, बोलो। पहले अगर एरिया इतना था, ये इफेक्टिव एरिया था, पहले अगर इतना इफेक्टिव एरिया था, मैं अगर इसको यहाँ तक मूव कर ली तो बेटा ये एरिया भी तो इंक्लूड हो गया, यानी कि एरिया में चेंज आ रहा है। और अगर अब एरिया में चेंज आएगा तो एरिया की चेंज की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स की चेंज की वजह से देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ना मूव कर रही हूँ यहाँ पे वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, आई एम सेइंग कि मैं इस रॉड को मूव कर रही हूँ किसी वी वेलोसिटी के साथ, तो क्या चलेगा बेटा आगे, किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे हम इसमें। देखिए अगर मैं मान के चली कि हमने डेल्टा एक्स का मूवमेंट किया है, कितने का मूवमेंट किया है, डेल्टा एक्स का मूवमेंट किया है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ कितना है, एल है, तो बेटा हमने ईएमएफ में डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी करना है, बोलो, ये क्या है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब बेटा फ्लक्स की जगह मैं बी एल
बी एल डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिख रही हूँ। इसका मतलब समझ में आया क्यों लिखा? बोलो, इसका मतलब समझ में आया क्यों लिखा? बी ए कॉस थीटा था ना, बोलो बी ए कॉस थीटा था। अब अगर हम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा है, एरिया वेक्टर भी इनवर्ट जा रहा है। ध्यान से सुनो दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा है, एरिया वेक्टर भी इनवर्ट जा रहा है, यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री हुआ। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। बोलो, ये कॉस थीटा में कॉस ऑफ 0 डिग्री यानी कि 1 हो गया। फिर बी इंटू ए, एरिया कैसे लिखेंगे बेटा? एरिया में ये साइड किसके बराबर थी? डेल्टा एक्स के बराबर थी। बोलो, डेल्टा एक्स के बराबर थी और ये एल के बराबर थी। तो बेटा मैंने क्या किया? बी इंटू एल डेल्टा एक्स और नीचे डेल्टा टी तो था ही, ठीक है। सो अब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को मैंने फर्दर क्या लिख दिया बेटा? अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी तो होता है। सो यहाँ पे ईएमएफ क्या आ गया इंड्यूस? बी इंटू एल इंटू वी। तो मोशनल ईएमएफ के केस में यू नीड टू रिमेंबर कि आपके पास आंसर क्या आता है? बी इंटू एल इंटू वी, यानी कि बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, एल इज द लेंथ एंड वी इज द वेलोसिटी, ठीक है। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मेरे को अब इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालनी है तो बेटा इंड्यूस्ड करंट के केस में क्या करूंगी? इसी ईएमएफ को डिवाइड कर दूंगी बाय द रेजिस्टेंस। अब लूप का कुछ रेजिस्टेंस तो है ही है, बोलो लूप का कुछ रेजिस्टेंस तो है ही है। अगर मैं इस ईएमएफ को आर से डिवाइड कर दूं तो बी वी एल, बवाल फॉर्मूला, इसको मैं हमेशा बच्चों को याद करवाती हूँ, बवाल फॉर्मूला ये। तो बेटा बवाल डिवाइडेड बाय आर, बवाल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लियर हो गया सबको? चलिए अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ कंडक्टर की, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें कि हमने किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, ये हम मैग्नेटिज्म में पढ़ के आते हैं, बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। इस केस में अगर मैं करंट की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं, बी इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाय आर, आई क्या लिया है यहाँ पे? इंड्यूस करंट लिया है, ठीक है। अब बेटा अगर एंगल देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में एंगल देखें तो कितना बनेगा? बोलो, थीटा विल बी 90 डिग्री, है ना। आपके पास लूप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है तो आपके पास एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? मैक्सिमम, यानी कि 1 होती है। तो फोर्स कितना आ गया बेटा? फोर्स कितना आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, ये आता है आपके पास फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये आता है आपके पास फोर्स का फॉर्मूला। फिर पावर आता है। पावर क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। दिस इज द मैकेनिकल पावर, दिस इज मैकेनिकल पावर। अब बेटा जितना हम दम लगा रहे हैं उस पोर्शन को खींचने में, डेल्टा एक्स पोर्शन हमने खींचा है ना रॉड को, तो बेटा डेल्टा एक्स से हम आगे लेकर गए हैं तो हम कुछ मैकेनिकल वर्क ही तो कर रहे हैं। वो मैकेनिकल वर्क की वजह से बी में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में चेंज आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड करंट आया। बेटा उस करंट की वजह से देयर विल बी सम पावर लॉसेस एज वेल। बोलो, अब करंट है किसी सर्किट में, अगर करंट जा रहा है तो हीट भी तो आएगी ना उस सर्किट में। तो जितना भी मैकेनिकल वर्क है, जितना भी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। वैसे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये वाला जो मोशनल ईएमएफ है ये सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, बट आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड अनदर स्टेट्स में तो है ही है, अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें उसमें भी है ही है। सो वाई नॉट टू कवर इट, मैंने इसका आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, ठीक है। सो पावर इज इक्वल्स टू एफ इनटू वी। बेटा जो अपने पास फोर्स का फॉर्मूला आया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू वी, तो बेटा वी के ऊपर ना स्क्वायर की कमी थी, तो बेटा यार हमने पावर में ना इंटू वी किया तो यहाँ पर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आ गया। ये आ गया पावर, ये आ गया पावर। नेक्स्ट, मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले ना, इस रॉड को रोटेट करेंगे, इस रॉड को रोटेट करेंगे। अब सोच के देखो बेटा, हमने बी का इफेक्ट देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, हमने एरिया में चेंज देख लिया। इस केस में क्या होगा? इस केस में ओरिएंटेशन बदल रही है, रोटेशन हो रही है। तो बेटा इस केस में ना आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा याद रखना कि जो भी देखो, एक होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने इस चीज को इन डिटेल पढ़ा होगा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान के चल रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ यहाँ पर कोई एक्सिस है जिसके अबाउट ये रॉड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है।
तो बेटा जैसे जैसे मैं दूर जाती जाऊंगी आप आर की वैल्यू में देख सकते हैं इंक्रीज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बेटा जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बोलो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी वी की वैल्यू में चेंज आता जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि इस केस में रोटेशन का जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहता है। ओमेगा की वैल्यू में चेंज नहीं आता बट वी की वैल्यू में चेंज आता है आर के बढ़ने से। तो बेटा इसको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं ना हम वेलोसिटी वेक्टर्स के लेंथ्स को बढ़ाते जाते हैं, रिप्रेजेंटिंग कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती जा रही है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लीनियर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती चलती जा रही है। समझ में आया ये चीज थी? बोलो आर की वैल्यू बढ़ रही है तो वी बढ़ रहा है, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। तो बेटा जब भी ऐसा केस आए तो अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को ना इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखो और इनको कर्ल करो, है ना, फोल्ड करो बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है तो इनवर्ट फोल्ड करो। बेटा अंगूठा हमेशा पॉइंट करता है टुवर्ड्स दैट साइड जहां का पोटेंशियल बढ़ जाता है। अगर हम सी पॉइंट और डी पॉइंट को कंपेयर करें तो बेटा सी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और डी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक है, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे तो इस रोटेटिंग रॉड में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। बी जो सी पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा और डी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, तो क्या आएगा, करंट आएगा। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर से कर देना, शेयर जरूर से कर देना। और अगर इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी एज वी ऑल नो दैट क्रिसमस इज अराउंड, तो क्रिसमस सेल लगा हुआ है बेटा। संकल्प कोर्स में भी आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। तो यूजिंग द अबव मेंशन कोड, या फिर अगर मैं बोलूं स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर आप इस कोड को यहां से भी नोट करेंगे Y549 तो बेटा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम रिबेट्स मिलेंगी। ठीक है, इन प्राइजेस पर आपको मैक्सिमम छूट मिलेगी अगर आप फिजिक्स कोर आर्मी के अंडर इनरोल होते हैं संकल्प बैच में। सो बहुत ही मजा आने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस संकल्प बैच की जो क्लास की बात कर रही हूँ। सो अगर आपको ऐसा लगता है इन डिटेलिंग पढ़ना है तो कम इन दैट बैच। ठीक है, चलिए। सो इस केस में बेटा हायर पोटेंशियल वाला कौन सा हो जाएगा, वीसी हो जाएगा, और लोअर पोटेंशियल वाला कौन सा हो जाएगा, वीडी हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ना एक फॉर्मूला याद रख लेना, हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। जो बवाल वाला फॉर्मूला था ना, उसी बवाल वाले फॉर्मूला से ही आगे डिराइव होता है। डेरिवेशन अपन करवा रहे हैं आपको उस बैच में इन डिटेल। ठीक है, सो बेटा यहां से समझ में आ जाना कि सी जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और डी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो ये एक फिक्टिशियस बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। और यही सेम सिलसिला बेटा अगर आप देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई डिस्क आ जाती है ना, डिस्क के केस में आप समझना चाहते हैं, तो डिस्क के केस में कुछ चीजें अलग नहीं हो जाती, डिस्क के केस में कुछ कहानी अलग नहीं हो जाती बेटा, वहां पे बस एल की जगह आर आ जाता है। और जितने भी पॉइंट्स हम यहां पर लेंगे, जितने भी पॉइंट्स अपन सरफेस पे कंसिडर करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं। और कोई पॉइंट अगर सेंटर पे है तो उसका बेटा पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस विल बी व्हाट, हाफ बी ओमेगा आर का स्क्वायर। एल के स्क्वायर की जगह बस क्या आ जाता है, आर का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द डिस्क। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द सेंटर सी एंड द सर्कमफ्रेंस डी। समझ में आ गया सबको कि क्या होगा, बोलिए, ये डिफरेंस समझ में आ गया सबको कि क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, इंडक्टेंस की बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, देखो हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ रखा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। बोलिए सोलेनॉइड क्या होता है, एक सिंपली करंट कैरिंग कॉइल को ही बार बार, है ना, किसी करंट कैरिंग कॉइल को गोल 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 घुमाते जाओ तो सोलेनॉइड बन जाता है, जिसका लेंथ एल होता है, रेडियस आर होती है। और अगर लेंथ जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेरेटिव टू द रेडियस आर, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, सो उस केस में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, है ना, वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग दैट
किया इसको। मैं अगर की को क्लोज कर देती हूँ, ये मैंने बैटरी लगाई है तो इसमें से कुछ करंट जाएगा। बेटा लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में ना बिल्कुल अगर हम इनसाइड किसी पॉइंट की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो बेटा बी क्या रहता है, म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर रहता है। एन क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड कितनी है, कैपिटल एन। अगर उसी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर डेंसिटी मिल जाता है। ठीक है, अब सोच के देखो बेटा, अगर मैं इसको क्लोज करूंगी, अगर मैं की को क्या कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, तो की को क्लोज करने से करंट में चेंज आएगा। बेटा अगर की को क्लोज करने से करंट में चेंज आएगा, तो इसी करंट के चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया रे, तो फ्लक्स में चेंज आना तो तय है, फ्लक्स में चेंज आना तो तय है। तो अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। तो अगर एक ही कॉइल में करंट में चेंज हुआ और उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आया, तो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि सब कुछ उसी के ऊपर बीत रहा है भाई, है ना। तुम अंदर ही अंदर सोचते जा रहे हो, अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हो, है ना। तो ये सेल्फ चीज हो रही है। सो इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट। बेटा अगर हम सिंपली बात करें, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, जितनी फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो करंट पे डिपेंड करेगी। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन है, तो फ्लक्स विल डिपेंड अपॉन एन टाइम्स ऑफ आई। अगर एक टर्न में से करंट आई जा रहा है तो एन टर्न्स में से कितना जाएगा, एन इंटू आई जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं ना, तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है एल, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब इमेजिन करो, अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है, पर यूनिट करंट है, उस टाइम पर जितना फ्लक्स एसोसिएटेड है बेटा, दैट इज नथिंग एल्स बट द सेल्फ इंडक्टेंस ओनली। तो एल क्या आ गया, एन फाई बाय आई के बराबर आ गया। फाई की वैल्यू को रखा बेटा आपने बी इंटू ए, तो आपके पास क्या आ गया, फाई टोटल डिवाइडेड बाय आई। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हो गया आपके पास, टोटल जितना फ्लक्स है डिवाइडेड बाय आई, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई। सुपर डुपर क्लियर हो गया, बोलो सुपर डुपर क्लियर हो गया। या ना इसको इस तरीके से देखना, यहाँ चलने से अच्छा ना करंट वाली साइड हम ऐड करने के बजाय हम टर्न्स में फ्लक्स को बढ़ा देते हैं। रुको, अगर मैं बोलूं एक टर्न के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड फाई है, तो बेटा एन टर्न्स के साथ कितनी हो जाएगी, एन इंटू फाई हो जाएगी, एन इंटू फाई हो जाएगी। अब अगर मैं इस केस में बात करूं, दिस इज बेसिकली नथिंग एल्स बट टोटल फ्लक्स। अब बेटा आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज द राइट वे। ठीक है, दिस इज द राइट वे। एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितनी है, फाई है। अगर एन टर्न्स के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ फाई हो जाएगा। ठीक है, अब ना जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है। जैसा अगर मैं बात करूं V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, पढ़ रखा है सबने ओम्स लॉ, बोलो सबने ओम्स लॉ पढ़ रखा है। बट एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन पोटेंशियल और दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन करंट। बोलो ये चीज तो पता है ना आपको कि जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आर क्या होता है, रो एल बटा ए होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है बेटा वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस पर डिपेंड करती है। बट वो जो रेजिस्टेंस है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है कि वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या करंट कितना है। तो सेम गोज विद इंडक्टेंस। बेटा इंडक्टेंस जो है वो फाई और आई पर डिपेंड नहीं करती, वो फाई और आई पर डिपेंड नहीं करती, ध्यान से सुनो। वो डिपेंड करती है इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी भी मटेरियल की अंदरूनी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करेगी अभी देखेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं ईएमएफ का फॉर्मूला लिखूं ना इस केस में, अब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से आया था, जब हमने की को क्लोज किया तो करंट में चेंज आया था। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसमें माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, यानी कि चेंज की करंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। एल इज व्हाट, एल इज अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। अब जैसे हम काइनेमेटिक्स में इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, राइट, पढ़ते हैं कि नहीं, बोलो। काइनेमेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ का इनर्शिया देखें ना, अगर किसी सर्किट में करंट चेंज हो रहा है, वो करंट को बदलना नहीं देना चाहता, तो बेटा यहाँ का इनर्शिया कौन है, बोलो। इलेक्ट्रिकल सर्किट का इनर्शिया है सेल्फ इंडक्टेंस। इनर्शिया कौन है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल।
So it is a measure of the inertia of the coil against the change of current through it. अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बेटा कौन खड़ा है? इनर्शिया खड़ा है. उसके अगेंस्ट कौन खड़ा है? इनर्शिया खड़ा है. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. फिर आते हैं इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड. तो यार ये आपके सिलेबस में है डेरिवेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ये डेरिवेशन को जरूर से कर लेना यार, है ना. अगर आप मैम के साथ इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो कम इन द संकल्प बैच. ठीक है, द डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. बिकॉज उस बैच में ना यार मेरा मेन टारगेट ये है कि जो बच्चा पहले दिन से भी नहीं पढ़ता ना, उसको भी अगर इस टाइम पर मौका दिया जाए, है ना, शाइन करने के लिए, तो वो अगर उस बैच में आया है तो ही और शी इज गोइंग टू शाइन रियली. बहुत अच्छे मार्क्स लेकर जाएगा फिजिक्स में, क्योंकि उसमें मैं सब चीजें इन डिटेल करवा रही हूँ और बिल्कुल शुरुआत से करवा रही हूँ. ठीक है, तो अभी भी वक्त नहीं बीता है. आपने पहला एक चैप्टर तो किया ही होता है ना, यूजुअली सबने. जो मेजर चैप्टर्स होते हैं ना, जहाँ पे जाकर आप छोड़ देते हो, त्याग देते हो पढ़ाई को, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स होते हैं, है ना. देन अगर बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, तो वो सब चैप्टर्स अभी पढ़े हैं बेटा सिलेबस में, आप इन डिटेल पढ़ सकते हो. और अभी सैंटा क्लॉज ने तो ऑफर दिया ही हुआ है तुमको, 20% ऑफ मिल रहा है तुमको. सारे जितने भी कोर्सेज हैं, तुमको टेस्ट सीरीज बाय करना है, प्रैक्टिस टेस्ट बाय करना है, सब पे 20% ऑफ मिल रहा है. ठीक है, सो यूजिंग द कोड Y549 आप फिजिक्स और आर्मी में तो इनरोल होते ही होते हैं, आपको मैक्सिमम ऑफ भी मिलता है बेटा चीज़ों पे. ठीक है, तो पैसे ज़्यादा नहीं देने हैं, 20% का ऑफ मिलेगा आपको इस कोड पे. ठीक है, जाइए और जाके लगाइए और अपना गिफ्ट पा लीजिए. ठीक है, चलिए इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. बेटा लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में अपने के पास क्या था? ये करंट जा रहा था, बोलो ये करंट जा रहा था. अब इस करंट के साथ एसोसिएटेड बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू आई, और इसके साथ एसोसिएटेड ये फ्लक्स लाइंस थी. बोलो इसी के साथ एसोसिएटेड क्या थी? फ्लक्स लाइंस थी. बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना, जल्दी से एक बार बता दो फटाफट से. बोलो बेटा था ना. इसका मैंने डिटेल डेरिवेशन वैसे करवा रखा है आपको, आई गेस जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज करवा रही हूँ, है ना, खत्म हो गया वो तो सीरीज, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, उसमें मैंने करवाया है आपको ये वाला. बोलो किया है ना. बोलिए बेटा. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस केस में मैं बात करूं बेटा, n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना. तो बेटा अगर हम फ्लक्स की बात करें, बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी को यूज करो, एरिया को यूज करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को. थीटा की वैल्यू यहाँ पे बी और एरिया बेटा पैरेलल है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. आप सब तामझाम करोगे, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट होता है. वहां से बेटा आपके पास रिलेशन आ जाएगा कि जो L है सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N का स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L. N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, L इज द लेंथ, म्यू नॉट इज व्हाट? परमेबिलिटी इन द केस ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस. यानी कि अगर हमने बीच में कोई भी और मीडियम नहीं रखा हुआ तो आपके पास म्यू नॉट आएगा. बट लेट्स सपोज अगर हम बीच में कोई मीडियम रख देते हैं, हमने सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा सपोर्ट करेगा, उस केस में बेटा क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा. ठीक है, उस केस में क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा. देन आगे बढ़ते हैं. चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि मैंने तुमसे पहली बात करी थी कि जो L है ना बेटा, वो तो ना फाई पे डिपेंड करेगा, यानी कि ना तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ना ही वो करंट पे डिपेंड करेगा. वो किस पे डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा. तो बेटा यहाँ पे L आप देख सकते हैं किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द लेंथ बेसिकली L यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड डिपेंड्स. सो अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ सकता है. नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप L की वैल्यू में बताओ किस हिसाब से चेंज आएगा. वो स्मॉल L की वैल्यू में चेंज करेंगे, आपसे पूछेंगे L में बताओ कैसे चेंज आएगा. वो एरिया में चेंज करेंगे, वो आपसे बोलेंगे L में बताओ कैसे चेंज आएगा. सो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बेटा कैपेसिटर जी अपने अंदर क्या स्टोर करते थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते थे, राइट. कैपेसिटर अपने अंदर क्या स्टोर करते थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते थे. और वहीं पर अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, बेटा इंडक्टर अपने अंदर क्या स्टोर करता है? बोलो इंडक्टर अपने अंदर क्या सपोर्ट करता है? स्टोर, स्टोर, सपोर्ट नहीं, स्टोर.
बोलो, इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर अपने अंदर क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर के केस में याद करो फॉर्मूला क्या था? U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C था। U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C था, याद करो। या फिर आप सिंपली हाफ CV का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। मल्टीपल फॉर्मूलाज, वो दिल से जो फॉर्मूला याद किया था Q इज इक्वल्स टू CV, उसी से खेल खेल कर बेटा हमने 3 फॉर्मूलाज निकाल लिए थे। इंडक्टर अपने अंदर क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। मैग्नेटिक एनर्जी कितना? हाफ LI का स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। बेटा अगर मैं कैपेसिटर के केस में बात करूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोरिलेट करके समझाएंगे तो याद आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर करते हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर A इंटू डी। अब अगर इसी A इंटू डी यानी कि वॉल्यूम को बेटा मैं डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी देखना होता था तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर आता था। अगर एनर्जी देखना होता था तो हम एरिया इंटू डी, एरिया ऑफ द प्लेट्स और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते थे। बट अगर हम समझें इधर मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बेटा इसको क्या करेंगे? बोलो, अगर मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू हो जाएगा। अगर हमको मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है तो बेटा इसी के साथ आप क्या करोगे? वॉल्यूम का जो टर्म है वो इस साइड ले जाओगे। अगर मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है तो वॉल्यूम को उस साइड ले जाओ, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, जैसे ये वाला फॉर्मूला था। फिर उस केस में अगर हम स्पेसिफिकली बेटा बात कर रहे हैं इंडक्टर के केस में, अगर हम बात करें सोलेनॉइड के केस में, सो बेटा फर्दर आपके पास ये फॉर्मूला जैसे कैपेसिटर के केस में आए थे, इंडक्टर के केस में ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट कब? जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। म्यू नॉट कब? जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ये याद रखना। अगर किसी मीडियम की बात हो गई ना तो म्यू नॉट नहीं आएगा, वहां पे म्यू आएगा। म्यू क्या रहेगा? परमिएबिलिटी इन दैट मीडियम रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, वॉल्यूम की जगह हम एरिया इंटू लेंथ कर देंगे अगर हमको मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है। दिस इज बेसिकली बेटा द डिफरेंस। ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और ये है मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है मैग्नेटिक एनर्जी, ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और ये है मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टू, आई होप थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल की बात करें अगर हम, बेटा जैसे कि अगर हम सोलेनॉइड की बात करें उसमें करंट जाता है तो वहां पे देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन दैट सोलेनॉइड ओनली। सिमिलरली अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है बेटा, उसमें करंट दौड़ रहा है ना, तो वहां पर भी तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ सकता है। तो बेटा वहां भी अगर सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं तो म्यू नॉट बाई एन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 निकल के आता है, ठीक है। अब याद करें, इसी कॉइल में करंट में चेंज आया, इसी करंट की चेंज की वजह से इसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आया। सब कुछ उसी कॉइल में हुआ है, तभी तो सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं ना, तभी तो हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं। तो अगर हम मान के चल रहे हैं बेटा इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n है, ठीक है। कैपिटल N इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स। r इज व्हाट? r इज अ रेडियस, ठीक है। तो उस केस में बेटा म्यू नॉट अगर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हम मान के चल रहे हैं, यानी कि हमने उस कॉइल को कहां पे लिया? वैक्यूम में कंसीडर किया या फ्री स्पेस में कंसीडर किया है, उस केस में L कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई n स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये रही सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? सेल्फ में क्या था? सब कुछ खुद ही खुद अंदर ही अंदर जूझ रहे थे। म्यूचुअल में क्या होता है बेटा? आपस में जब चीजें हम शेयर करते हैं, दैट इज म्यूचुअल। अगर किसी डिसीजन को हम एक जन के साथ डिस्कस करके लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज म्यूचुअल डिसीजन, राइट। तो अब इमेजिन करो, एक था प्राइमरी कॉइल और दूसरा था सेकेंडरी कॉइल। देयर आर 2 कॉइल्स, एक था प्राइमरी एक था सेकेंडरी। बेटा प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, उसकी वजह से फ्लक्स में जो चेंज आया, हमने उसको उस कॉइल में स्टडी नहीं किया, हमने उसको बाजू वाले कॉइल में स्टडी कर लिया। फ्लक्स कितना लिंक्ड है प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ? तो बेटा सेकेंडरी में देयर विल बी सम फ्लक्स चेंज, और इसी फ्लक्स के चेंज के कारण सेकेंडरी में देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट।
तो गलती किसने करी थी करंट चेंज करने की? प्राइमरी ने। उसका भुगतान किसको करना पड़ा? सेकेंडरी को। तो बेटा ये हमेशा याद रखना कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो फ्लक्स है, सिंपल याद करो, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स भी भूल जाओ, सिंपल याद करो, जो करंट है वो किस में चेंज हो रहा है? वो फर्स्ट वाले में चेंज हो रहा है। उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट किस में आ रहा है? सेकंड वाले में आ रहा है। सॉर्टेड। दिस इज व्हाट? दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यही म्यूचुअल इंडक्शन होता है। सो व्हेन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, जब ईएमएफ प्रोड्यूस होती है कॉइल में बिकॉज ऑफ द चेंज इन द करंट इन अ कपल्ड कॉइल, बाजू वाला कॉइल, द इफेक्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू 2, कितना आपके पास फ्लक्स इंड्यूस हुआ है फर्स्ट में? ड्यू टू सेकंड में अगर हम करंट चेंज कर रहे हैं। तो बेटा करंट सेकंड वाले का, फ्लक्स किसकी आएगी? फ्लक्स एसोसिएटेड फर्स्ट वाले की आएगी। तो M12 विल बी इक्वल्स टू, जैसे बेटा सिंपल यहाँ पे था ना, सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हमने लिखा था N5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा इस केस में हम N1 तो लिखेंगे, बट ये एसोसिएटेड किसके साथ है बेटा? करंट चेंज किसके साथ हुआ है? सेकंड में हुआ। तो N1 इज इक्वल्स टू M12 इंटू I2। तो बेटा यहाँ से M12 कितना आ जाएगा? N1 डिवाइडेड बाय I2। कहने का अर्थ समझ में आ गया ना बेटा कि करंट सेकंड में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, और अगर M21 लिखना है बेटा, यानी कि करंट फर्स्ट में चेंज होगा, फ्लक्स किस में आएगा? सेकंड में आएगा, वाइस वर्सा। तो बेटा जब हमने चेक किया ना, हमने डेरिवेशन किया इसका सॉल्व, तो हमने ये चीज पाई कि M12 ना M21 के बराबर है, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। और हमने ये चीज कंक्लूजन निकाला कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन। फॉर्मूला क्या आया? म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L। बेटा अब अगर मैं बोलूँ ना म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये डिपेंड करता है कि दो कॉइल्स को किस तरीके से रखें। आप सपोज करो मैं मान के चल रही हूँ दो कॉइल है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, मैंने ये दूर दूर रख दिए दोनों कॉइल्स। अरे भाई कैसे उनमें फ्लक्स एसोसिएटेड लिंक्ड होगा? फ्लक्स कैसे लिंक्ड होगा? नहीं हो सकता। अगर मैं एक कॉइल को दूसरे कॉइल के ऊपर ओवरलैप कर दूं, क्या कर दूं? ओवरलैप कर दूं, तो बेटा उस केस में क्या बोलूंगी? फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो जाएगी। उस केस में फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बेटा जब फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में, यानी कि हम बोलेंगे कि उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। तो उस केस में जो अंदर वाला कॉइल होता है ना, जिसके ऊपर बाहर वाले कॉइल को रैप किया जाता है, बेटा म्यूचुअल इंडक्शन में हम एरिया हमेशा किसका लेते हैं? इनर वाले कॉइल का लेते हैं। ये क्यों लेते हैं इन डिटेल जब मैं डेरिवेशन करवाती हूँ बेटा, उसमें ये चीज समझाती हूँ। ठीक है, अभी हम देखो, इफ यू वांट to discuss all these concepts in detail then you can come in the कल बैच। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन की जरूरत थी, तो बेटा आप इस लेक्चर को जब देखेंगे तो यू विल बी सॉर्टेड, है ना। और अगर आप कोई फर्स्ट टाइम भी इस लेक्चर को देख रहा है, तो जिस आसानी से बेटा, जिस सरल भाषा से मैं आपको चीज़ों को समझा रही हूँ, मैं ये है ना, ये अज्यूम करके चल सकती हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, तो मैं ये तो फिर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपने अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर से कर लेना। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बेटा जी जैसे एल जो था वो डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा था, मीडियम पे डिपेंड कर रहा था, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी बेटा किस पे डिपेंड करता है? आपके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, R1 क्या रहता है? रेडियस ऑफ द इनर कॉइल रहता है। ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और इंडक्टेंसेस। सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रहता है बेटा इसका भी, जैसा रेजिस्टर के केस में रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? शून्य है। यानी कि मैं मान के चल रही हूँ कि आपस में ना दो जो कॉइल्स हैं वो आपस में दोनों इंटरेक्शन नहीं कर रहे, उनका इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, बट आपस में वो म्यूचुअली इंटरैक्ट नहीं कर रहे, उनकी जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। उस केस में कैसे कर सकते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में L की वैल्यू होती है L1 प्लस L2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा 1/LP इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 के बराबर होती है। बट वहीं पर अगर मैं तुमसे बात करूं कि देयर इज सम म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, यानी कि वो आपस में भी क्या है? लिंक्ड है। आपस में भी क्या है? लिंक्ड है। तो उस केस में बेटा M की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी,
बोलो उस केस में m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। और अगर m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है उस केस में आप याद रखें सीरीज के केस में बेटा साथ में एक टर्म आती है प्लस माइनस 2m। सीरीज के केस में साथ में एक टर्म आती है प्लस माइनस 2m। ये 2m क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। प्लस और माइनस क्या बताता है? लेट्स सपोज अगर दो कॉइल्स को वाउंड किया और बेटा जो टर्न्स हैं हमने एक के साथ एक सपोर्टिंग में डाली है तो आपके पास प्लस साइन आएगा। अगर वाइंडिंग्स ऑपोजिट है, एक की वाइंडिंग ऐसे करी है और दूसरे की वाइंडिंग ऐसे करी है, उल्टी करी है, तो बेटा क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि दो जो कॉइल्स हमने कनेक्ट किए हैं उनमें जो बाइंडिंग हो रही है वो बड़ी है? कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल बी चेकिंग आउट कि जो दो कॉइल्स हमने रखे हैं वो बढ़िया तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं या फिर घटिया तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसा पैरामीटर होना चाहिए ना बेटा। बिल्कुल है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताता है कि दो कॉइल्स के बीच में कितना मस्त कपल बन रहा है। यार जैसे कि वो है ना पंडित जी को ऐसा दिखाते हैं ना कुंडली वुंडली और वो बताते हैं इतने गुण मैच कर रहे हैं इन दोनों, है ना, इन दोनों के इतने गुण मैच कर रहे हैं तो इन दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। बाद में चाहे वो एक दूसरे के झुंडे पड़ते रहे, झुंडे मतलब बाल, है ना, बाद में जितनी मर्जी लड़ाई होती है, पंडित जी ने बोल दिया है कि अगर ये गुण मैच कर रहे हैं तो घर वाले क्या करते हैं? शादी करवा देते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स किस हिसाब से प्लेस है एक दूसरे के आसपास, बेटा वो कितना अच्छा कपल बना सकते हैं, कितना अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन कर सकते हैं, वो कौन बताता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग रहता है m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 L2। L1 एंड L2 इंडिविजुअल क्या होते हैं बेटा? सेल्फ इंडक्टेंसेस होते हैं। m क्या रहता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है। अब जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ना वो कहीं ना कहीं लाई करता है बेटा 0 से लेकर 1 तक के बीच में। वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन बहुत बढ़िया है दो के बीच में, तो बेटा आप क्या करोगे? k की वैल्यू को क्या रखोगे? 1 रखोगे। k की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? 1 हो जाएगी। और मैं बोलूंगी एकदम बिल्कुल घटिया कपलिंग बना रहे हैं, है ना, एकदम बिल्कुल भी बेटा कपल अच्छा नहीं बना रहे, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उस केस में k की वैल्यू 0। अब जो रियलिटी है वो क्या कहती है कि k की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है k की वैल्यू। आगे बढ़ो, फिर बात करते हैं हम किसका? एसी जनरेटर का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है बेटा? एसी जनरेटर में जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होती है। बस इतना याद रखें, एसी जनरेटर में जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब एसी की बात कर रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा नहीं आती है उससे भाई। एसी मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है? बोलो, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या? जो टाइम के साथ साथ अपना रंग दिखा दे, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यार ऑल्टरनेटिंग करंट कोई डीसी बैटरी से थोड़ी मिल सकता है। सप्लाई जो होगा, वोल्टेज जो होगी वो आपके पास ऑल्टरनेटिंग होगी और उसी वोल्टेज के कारण जो करंट आया है वो ऑल्टरनेटिंग होगा। तो बेटा इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना वो होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मैंने तुमको बोला था ना वो ये तीन फैक्टर्स बेटा बी, ए और थीटा की वजह से फ्लक्स में चेंज आती है और इसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आता है ना। तो बेटा एसी जनरेटर के केस में हमेशा याद रखें कि आपके पास ओरिएंटेशन में चेंज आता है। ठीक है, ओरिएंटेशन में चेंज आता है, बाकी सब चीजें क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बाकी सब चीजें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो अगर इस केस में हम क्या बोलें, बड़े बड़े बेटा आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कनेक्ट किए हुए हैं, है ना, लगाए हुए हैं सर्किट में, और उसमें कोई कॉइल है उसको रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, कॉइल में रोटेशन की वजह से थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा के कारण बेटा आपके पास फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स के कारण इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब यहाँ पर आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाल पाओगे आप? बी ए कॉस थीटा करके। थीटा को आप क्या लेते हैं बेटा? ओमेगा इंटू टी ले लेते हैं। थीटा को आप क्या ले लेते हैं? ओमेगा इंटू टी ले लेते हैं। बेटा जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, फर्दर बेटा क्या आ जाएगा? साथ में ओमेगा आ जाएगा। और अगर मैं मान के चल रही हूँ उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो बेटा यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है बैन ओमेगा के बराबर। यहाँ से आप देख सकते हैं बी और ए तो यहाँ से ही मिल गया, ये तो
एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, n टर्न के साथ निकालना है तो टोटल निकालना है तो n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो यहाँ पे ओमेगा टी के विद रिस्पेक्ट टू साइन ओमेगा टी के विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एक बाहर आएगा, तो ये जो इसके आगे बन जाएगा, यहाँ से ये जो आगे बन जाएगा दैट विल बी tan ओमेगा। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि टाइम के साथ साथ ईएमएफ की वैल्यू में चेंज आएगा, और अगर टाइम के साथ साथ ईएमएफ की वैल्यू में चेंज आ रहा है तो बेटा फिर तो फॉर श्योर है इसके कारण जो करंट बना है दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बैन ओमेगा ये याद रखना। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ऐसा यार जहाँ पर बिजली की बहुत तंगी होती है ना, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रांसफॉर्मर सड़ा हुआ होता है। अब जब मैं नई नई दिल्ली आई थी, बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, है ना, बट मैं जब नई नई दिल्ली आई तो यार इतने इतने दिन यहाँ पे गर्मियों के दिन थे तब लाइट ही नहीं होती थी। पता चले क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मर सड़ गया है, तारें पड़ रही हैं, तो यार बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, ठीक है, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर जो होता है बेटा, अगर लेट्स सपोज अगर हम बात करें पावर प्लांट से कुछ सप्लाई आ रहा है, अब वो जो सप्लाई आ रहा है ट्रांसमिशन के टाइम बेटा उसकी जो वोल्टेज होती है ना वो बहुत बढ़ाकर भेजी जाती है, वोल्टेज की वैल्यू को बहुत इंक्रीज करके भेजा जाता है ताकि रास्ते में पावर लॉसेस कम हो, ठीक है, पावर लॉसेस कम करने के लिए वोल्टेज की वैल्यू को हम बहुत बढ़ा देते हैं। तो अब इतनी हाई वोल्टेज पर तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम देंगे तो सड़ जाएंगे, तो बेटा बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है हमारे गली में, वो बेसिकली क्या करता है उस वोल्टेज की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है। बेटा ट्रांसफॉर्मर ना दो तरीके का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर तो प्राइमरी टू सेकेंडरी अगर हम बात करें प्राइमरी टू सेकेंडरी, आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी सर्किट में वोल्टेज कम है, सेकेंडरी सर्किट में आप वोल्टेज ज़्यादा चाहते हैं, तो पहली बात तो याद रखो जहाँ की वोल्टेज ज़्यादा चाहते हो वहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर दो, ठीक है, जहाँ की वोल्टेज को ज़्यादा चाहते हो वहाँ की नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर दो। बेटा अगर हम स्टेप अप करना चाहते हैं यानी कि सेकेंडरी की वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब हम ना एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहाँ से हम सारी चीज़ों को आइडियल मान के चलते हैं, हम क्या बोलते हैं सब कुछ आइडियल है। तो आइडियल के केस में ना हम बोलते हैं कि जितना पावर इनपुट में दे रहे हैं ना उतना ही पावर हमको आउटपुट में मिलेगा। पावर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो बेटा अगर वोल्टेज हाई होगा, पावर को कांस्टेंट रखना है तो करंट को तो कम होना ही पड़ेगा, बोलो वोल्टेज को ज्यादा रखेंगे तो करंट को मिनिमम करना पड़ेगा। तो अगर VS ज्यादा है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है, स्टेप अप है, तो बेटा सेकेंडरी का करंट क्या रहता है, कम रहता है प्राइमरी के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, स्टेप डाउन के केस में क्या होता है, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, हमें वोल्टेज को डाउन करना है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी की वोल्टेज कम, करंट क्या होगा सेकेंडरी का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। बेटा इस रेशो को आप याद रख लीजिएगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए बेटा पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर रहता है, आउटपुट पावर VS इंटू IS, इनपुट पावर VP इंटू IP, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर रेशो को आप लर्न कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स NS इज बेसिकली व्हाट, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स, NP is basically what, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स, VS is सेकेंडरी का वोल्टेज, VP is प्राइमरी का वोल्टेज, ठीक है, प्राइमरी का वोल्टेज, ठीक है। IP एंड IS लिख लोगे, चलो लिख ही देते हैं, हम लिख रहे हैं सारा तो, करंट इन प्राइमरी एंड IS इज करंट इन सेकेंडरी। बेटा ये रेशो हमेशा मेंटेन रहती है, ये रेशो हमेशा मेंटेन रहती है, इट इज इक्वल्स टू के आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ये रेशो हमेशा मेंटेन रहती है। अच्छा एक चीज और समझ लेना बेटा, ये जो एफिशिएंसी है ना आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में ये होती है 100%, 100%, बट आइडियल और रियलिटी में फर्क होता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपको कहीं दिया हो 90% एफिशिएंसी है तो बेटा उस टाइम पर आप ईटा की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी लेंगे, 0.9 ले लेंगे, फ्रैक्शन में कितनी ले लेंगे, 0.9 ले लेंगे, ठीक है। सो ये चीज आप एक याद रखना।
सो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर होता है फिनिश। हमने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलमोस्ट 1 आवर लगा है, बट बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग में करवाया है बेटा। एक दो डेरिवेशंस जो कवर नहीं हुई हैं इसमें, अगर आप वो डिटेलिंग में कवर करना चाहते हैं, देखो सिर्फ एक दो डेरिवेशंस क्या, अगर आप सब कॉन्सेप्ट्स को चाहते हैं कि और डिटेलिंग में समझ पाए हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैम हम टॉपर बन पाए, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमको ना आता हो पेपर में, सो बेटा मैम आपके लिए सेंटा क्लॉज बन के आ गई है ना। मैं सेंटा क्लॉज जैसी दिख नहीं रही हूँ कि दिख रही हूँ, बता देना, ठीक है। बट मैं अगर तुमसे बोलूं यहाँ पर बेटा आज और कल, सेंटा क्लॉज वाले दिन, मेरी क्रिसमस वाले दिन और आज 2 दिन का ऑफर लगा है। 20% ऑफ है सब कोर्सेज पर। तो बेटा जो अभी प्राइस है संकल्प बैच की वो और ज्यादा रिड्यूस हो गई है आफ्टर दिस। सो Y549 कोड लगाने के बाद आप संकल्प बैच में तो एंट्री मार ही सकते हैं। अभी बिल्कुल भी टाइम खराब मत करो यार, अभी मैथ्स एंड बायो की क्लास शुरू नहीं हुई, वो भी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, तो अभी भी टाइम है, सोच लो, ध्यान से समझ लो, है ना। कम इन दैट बैच विद नो मोर डिलेज, है ना, बिकॉज अगर अब बात की जाए, अब टाइम है यार अपने माँ बाप को प्रूव करके दिखाने का कि हम अगर सारा साल मेहनत करते नहीं आए, हमने मेहनत नहीं करी, हमें अभी भी मौका दो, है ना, हमें अभी भी मौका दो मम्मा पापा, हम जरूर से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई डोंट यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो IITs के लिए तैयारी करते हैं, बट वो IIT में जा नहीं पाए, क्यों? क्योंकि 12वीं में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो अप नहीं हुआ। तो बेटा बोर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और आपने अगर बड़ी बड़ी ट्यूशंस लगा रखी है तो आपने उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। अगर आप इस बैच में लेस देन 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं, सो वो एक जो फर्स्ट स्टेप है ना आपका बोर्ड एग्जाम्स, वो बहुत स्मूथली निकल जाएगा। सो इतना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए यार, झिझकना नहीं चाहिए। और सेशन जरूर से बताना कैसा लगा, मैंने अपनी तरफ से 200% एफर्ट डाला है। इसी तरीके से बेटा बाकी भी इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। कल आपके लिए चैनल पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 1 शॉट आने वाला है इन डिटेल। चैनल पर इवेंट लगा हुआ है, आप उसको जाकर जरूर से रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। क्रिसमस जरूर है यार, बट डे टाइम पर चलेगा, तो उसको जरूर से देखना और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। डिटेलिंग वाला होगा, ठीक है, एकदम डिटेल में जो पढ़ाया था मैंने वही आपका चलेगा बेटा। तो मिलते हैं फिर कल, एंड सी यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, until then bye bye all of you, merry Christmas to all of you, take care, bye bye। कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर से ड्रॉप करके जाना और कमेंट जरूर से करके जाना, ठीक है, कि सेशन कैसा लगा, एंड लाइक तो कर ही देना यार। बाय बाय।